हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और इस लेक्चर को इंग्लिश में देख सकते हैं। क्या है स्ट्रोक? स्ट्रोक को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सीएनएस की कार्यात्मक असामान्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह उस समय होता है जब ब्रेन की नर्व्स की डेथ होने लगती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। और यह ऑक्सीजन की कमी नॉर्मली होती है ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने से। इसके कारकों के आधार पर इसे हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। सबसे पहले देख लेते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक क्या है। इस्चेमिया का मतलब नॉर्मली होता है कि किसी भी सेल्स या टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई न होने के कारण उनकी डेथ होना शुरू हो जाना, इसे हम इस्चेमिया कहते हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रोक में यही होगा कि जो किसी भी कारण से ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही है ब्रेन सेल को। और नॉर्मली ये तब देखा जाता है जब जो आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं ब्रेन को, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, और एथेरोस्क्लेरोसिस होने के कारण या कोई भी रुकावट होने के कारण प्रॉपर वहां रक्त पहुंच नहीं पाता है तो इस्चेमिक स्ट्रोक हो जाता है। ज्यादातर जितने भी स्ट्रोक होते हैं उसमें मेनली इस्चेमिक स्ट्रोक ही होता है, जो टोटल स्ट्रोक्स का 85% होता है। यदि हम हेमरेजिक स्ट्रोक को देखें तो इसमें सेम पैथोफिजियोलॉजी वही है कि ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है ब्रेन को, बट उसका कारण ये हो जाता है कि जो ब्लड जो आर्टरी ब्लड लेके जा रही थी वहां किसी न किसी प्रकार का ब्लीडिंग हो गई है। ठीक है, या एन्यूरिज्म्स हो गया है, तो उनके कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहां पहुंच नहीं रही है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, तो इसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहेंगे या स्ट्रोक ड्यू टू ब्लीडिंग कहेंगे। कारण क्या होते हैं स्ट्रोक के? इसमें जैसे हमने अभी स्टडी किया कि इस्चेमिक स्ट्रोक के थोड़े अलग कारण हैं और ब्लीडिंग वाले जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके कुछ अलग कारण हैं। तो हेमरेजिक जो इस्चेमिक स्ट्रोक है सॉरी, उसको हम मेन कारण में शामिल करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बस फॉर्मेशन। क्योंकि यदि एथेरोस्क्लेरोसिस है तो वहां से ब्लड कंटिन्यू फ्लो कर सकता है, तो कभी भी वहां पर प्लाक के आसपास थ्रोम्बस बन सकता है। पहले ही जो आर्टरी की ल्यूमन है वो प्लाक के कारण अवरुद्ध हो गई है कुछ, और कुछ उसमें थ्रोम्बस जम जाता है, तो बहुत ही नैरो हो जाती है वो ल्यूमन जहाँ से ब्लड आगे जा रहा है टिश्यूज तक, ब्रेन के टिश्यूज तक। तो ब्लड सप्लाई भी कम है, ऑक्सीजन सप्लाई भी उससे प्रभावित होती है और इसके कारण स्ट्रोक हो सकता है। वहाँ के जो जिस एरिया को वो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कम हो जाती है। इस्चेमिक स्ट्रोक एम्बोलिज्म के कारण भी हो सकते हैं। एम्बोलिज्म क्या होता है कि एक प्रकार का वो थ्रोम्बस ही है बट वो मूविंग होता है। नॉर्मली एम्बोलाई हार्ट में बनता है और ब्लड के साथ प्रवाहित होता है, और जहाँ कहीं भी पतली आर्टरी उसको मिलती है ब्रेन सप्लाई होने के कारण, ब्रेन में जो ब्लड आर्टरी जा रही हैं वहां पर वो अटक जाता है, तो इसके कारण आगे ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार ये एम्बोलिज्म के कारण होता है, तो इससे भी स्ट्रोक हो सकता है। हेमरेजिक या रक्तस्रावी स्ट्रोक जो होता है वो ब्रेन हेमरेज के कारण हो सकता है। इंट्रासेरिब्रल ब्लड ब्लीडिंग भी हो सकती है, और सब ड्यूरल जो ब्लड निकला है, हिमेटोमा बना है, वो भी स्ट्रोक को कर सकता है, या एन्यूरिज्म हो सकता है, या एवीएम मतलब आर्टेरियो वीनस मालफॉर्मेशन हो सकता है। रक्तस्राव के कारण जो मस्तिष्क है उसके टिश्यूज तक प्रॉपर रक्त सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, और वो उनका इस्चीमिया होने लगता है उनको, और वो डाई होने लगती है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रोक ड्यू टू ब्लीडिंग। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? देखिए, जो इस्चेमिक और हेमरेजिक है वैसे तो काफी इनके जो लक्षण हैं वो सेम है, पर उसकी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी अलग हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो इस्चेमिक स्ट्रोक का है वो डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से में, लेफ्ट या राइट या पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है जहां पर वो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची है। ठीक है ना, जहां पर वो प्लाक जमा है या थ्रोम्बस जमा है या वो अटका है, उस पर डिपेंड करेगा। इसी प्रकार उस पर्टिकुलर एरिया की कोई कोलेटरल ब्लड सप्लाई है या नहीं,
उस पर भी डिपेंड करता है। यदि कोलेटरल ब्लड सप्लाई है तो कई बार लक्षण उत्पन्न नहीं भी होते हैं, पर जब लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वो ये हो सकते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित उसको प्रभावित करने के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे चेहरे, हाथ या पैर की शून्यता, सेंसेशन खत्म हो जाना या कमजोरी हो जाना, विशेष रूप से एक साइड की। तो एक साइड की यदि कमजोरी होती है तो उसे हम हेमीपैरेसिस कहते हैं। तो ये कंडीशन हो सकती है कि लेफ्ट साइड का पूरा जो पार्ट्स हैं बॉडी वो कमजोर हो गई, हिलाने डुलाने में या सेंसेशन में प्रॉब्लम आ रही है। इसी प्रकार भ्रम या मानसिक स्थिति में बदलाव हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, बोलने या समझने में कठिनाई हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है जैसे डिप्लोपिया हो सकता है, वॉकिंग या चलने में कठिनाई होती है, चक्कर आ सकते हैं, डिप्रेशन में रोगी जा सकता है और विथड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं और अलगाव के लक्षण आ सकते हैं, संतुलन बिगड़ जाता है, चलते समय वो लड़खड़ा सकता है, मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है, अचानक तेज सरदर्द हो सकता है और शरीर के एक साइड का पक्षाघात या पैरालिसिस भी हो सकता है जिसे हम हेमीप्लेजिया कहते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स कम हो सकते हैं या जा सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। एप्राक्सिया हो सकता है, एप्राक्सिया मतलब कि पहले से जो एक्टिविटी लर्न की हुई है वो करने में असमर्थ होता है रोगी। होमोनिमस हेमी एनोपिया हो सकता है, मतलब जो विजुअल फील्ड है आपका वो हाफ गायब हो जाना, वह बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, उसे हम कहते हैं होमोनिमस हेमी एनोपिया। ये भी इस कंडीशन में स्ट्रोक में देखा जाता है। इसके अलावा जो सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कोई चीज देखना, स्पर्श करना, टच या सुनना, इनमें भी कठिनाई आ सकती है या परसेप्शन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जो रक्तस्रावी स्ट्रोक होते हैं उसमें ये सारे के सारे सिम्टम तो हो ही सकते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक वाले सारे लक्षण होंगे, कुछ अलग भी हो सकते हैं जैसे वॉमिटिंग, ठीक है ना, कोई भी अगर ब्लड का थक्का जमा हुआ है ब्रेन में तो वॉमिटिंग होने की संभावना होती है क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है ब्रेन टिश्यू के ऊपर। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है क्योंकि जो स्टेम सेल का इन्वॉल्वमेंट है ब्रेन में तो सीजर्स भी आ सकते हैं, जिसे हम नॉर्मली फोकल सीजर्स कहते हैं, वो आ सकते हैं। इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म और जो एवीएम वाले रोगी हैं उनमें कुछ स्पेशल अभिव्यक्तियां या स्पेशल मैनिफेस्टेशंस भी हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा तेज दर्द होना, अक्सर कुछ समय के लिए कॉन्शियसनेस चली जाना, जैसे कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए या कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है रोगी बिना किसी स्पेशल कारण के, बाहरी कोई कारण नहीं है, तो एक शक जाना चाहिए कि स्ट्रोक हो सकता है। इसी प्रकार मेनिंजियल इरिटेशन के कारण गर्दन के पिछले हिस्से में तेज दर्द हो सकता है, न्यूकल रिजिडिटी हो सकती है, मतलब हिलाने डुलाने में पेन होगा, अकड़न होगी और रीढ़ की हड्डी में भी पेन हो सकता है पूरी लंबाई में मेनिंजियल इरिटेशन के कारण। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, तो पहले तो हिस्ट्री टेकिंग होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो उससे कुछ आइडिया हो जाता है कि रोगी को स्ट्रोक हो सकता है। कंफर्म करने के लिए स्ट्रोक के प्रकार का, हेमेटोमा का आकार क्या है, यदि हेमरेजिक स्ट्रोक है तो उसके लिए सीटी स्कैन और एमआरआई करवाई जा सकती है। सेरेब्रल एंजियोग्राफी इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म और एवीएम के लिए जरूरी है, उससे कंफर्म हो जाएगा कि एन्यूरिज्म या एवीएम के कारण हुआ है। और आईसीपी कर सकते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर की जांच कर सकते हैं लंबर पंक्चर के द्वारा, और ईसीजी भी करवा सकते हैं जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस या ऐसे कुछ चेंज हुए हैं थ्रोम्बोस फॉर्मेशन के कारण हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उससे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि जो स्ट्रोक हुआ है वो मेन उसका कारण ये है, इसलिए हम ईसीजी भी इसमें करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि इस्चेमिक है या हेमरेजिक है। यदि इस्चेमिक स्ट्रोक है तो उसके मेडिकल मैनेजमेंट के लिए और आगे थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म ना बने तो उसके लिए एस्प्रिन दे सकते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज डिपिराडामोल प्लस एस्प्रिन का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है, क्लोपिडोग्रिल दे सकते हैं और टिक्लोपिडिन सहित प्लेटलेट ब्लॉकिंग एजेंट्स दे सकते हैं ताकि रक्त का थक्का आगे ना बने। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स भी दिए जा सकते हैं, यदि ऐसे थ्रोम्बस हैं जिसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है तो स्पेशल प्रिकॉशंस के साथ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स दिए जा सकते हैं, जैसे टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसका उपयोग कर सकते हैं।
ताकि उस थ्रोम्बस को डिस्ट्रॉय करके, डिसॉल्व करके इस्चेमिक स्ट्रोक का इलाज किया जा सके। सर्जिकल मैनेजमेंट में कैरोटिड एंड आर्टेक्टमी की जा सकती है, जिसमें क्योंकि जो कैरोटिड आर्टरी है वो मेन आर्टरी है जो आगे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी। इसके बाद तो आगे कोलेटरल सप्लाई भी मिल जाती है। तो यहाँ पर यदि कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन है तो वो घातक है, तो इसके लिए सर्जरी करके और उस थ्रोम्बस को रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पर स्टेंटिंग भी की जा सकती है कैरोटिड आर्टरी में, स्टंट करके या एंजियोप्लास्टी के द्वारा या डायरेक्ट भी उसके बिना भी स्टंट डाला जा सकता है कैरोटिड आर्टरी में, जिससे आगे जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर होती रहे। हेमरेजिक जो स्ट्रोक है उसके लिए सबसे पहले जो मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट है और स्ट्रेस है उसको रोकने के लिए बेड रेस्ट दिया जाता है। पुनः रक्तस्राव ना हो इसके लिए मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट किए जा सकते हैं। जो एंटी सीजर्स ड्रग्स दी जा सकती हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मली सीजर्स आ सकते हैं, तो वो दिए जा सकते हैं। एनाल्जेसिक एजेंट्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए। और बाकी वेट एंड वॉच चलता रहता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलती रहती है। बट यदि हेमेटोमा बड़ा है या एन्यूरिज्म है और वो फट सकता है कभी भी, तो इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा नर्सिंग असेसमेंट किया जाता है प्रॉपर, और नर्सिंग केयर प्लान तैयार किया जाता है। इस नॉर्मल असेसमेंट के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें सेंसेशन, परसेप्शन, मोटर एक्टिविटी, सेंसरी परसेप्शन, स्वॉलोइंग एबिलिटी, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन की स्थिति, त्वचा की ब्रेकडाउन अगर नहीं हो रहा है, यानी क्योंकि जो ऐसे रोगी हैं स्ट्रोक वाले वो बेड रिडन हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, तो स्किन का असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट, इन सब के लिए भी असेसमेंट किया जाता है। हेमिप्लेजिया मतलब ऐसे जो रोगी हैं उनको हेमिप्लेजिया हो सकता है, मतलब एक साइड का पैरालिसिस हो सकता है, तो उससे कॉन्ट्रैक्चर होने की संभावना है। ठीक ना? कॉन्ट्रैक्चर क्या होते हैं कि जैसे मान लो इस साइड की मसल्स का पैरालिसिस है, तो जो उसका अपोजिट मसल है वो उसको स्ट्रेच कर देती है, जिससे कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। लंबे समय तक ऐसे रहेगा तो पिछले जो मसल्स हैं वो उनका वो जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, और पर्टिकुलर वो मूवमेंट जो बॉडी की पोस्चर है वो इस प्रकार हो जाएगी, तो वो उसको हम कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चर्स रोकना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए स्पेशल पोजीशनिंग का उपयोग करते हैं, बॉडी का अलाइनमेंट प्रॉपर बना के रखते हैं, इसके लिए हेल्प करते हैं रोगी की। और कंप्रेसिव न्यूरोपैथी ना हो उसके ऊपर भी बहुत ध्यान रखा जाता है। कंप्रेसिव न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि किसी एक नर्व पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने से वो डिस्ट्रॉय हो जाए, विशेष रूप से अल्नर और पेरोनियल नर्व, इनकी न्यूरोपैथी हो सकती है, तो उससे हम बचाते हैं स्पेशल पोजिशंस के द्वारा। प्रभावित जो शोल्डर है, मतलब लेफ्ट या राइट, जहां पर भी ये प्रॉब्लम है वहां पर ज्यादातर एडक्शन कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए जब भी रोगी बेड रेस्ट पे होता है, सो रहा होता है, तो एक्जिला में एक तकिया लगाते हैं। ठीक है ना? वैसे पोजीशंस के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी उसका आ जाएगा। इसी प्रकार जब रोगी सो रहा होता है तो पूरी, न सिर्फ अंगुलियों को बाकी पूरी बॉडी को नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में सपोर्ट किया जाता है। जैसे अंगुलियों को हम ऐसे रखेंगे कि वो थोड़ा सा मुड़े हुए हों, इसके लिए यहाँ पर हम पैड लगा सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, और हाथों को स्पाइन पोजीशन में रखा जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल कार्यात्मक और एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, इस पोजीशन में हम उसको पोस्चर बना के रखेंगे। इसी प्रकार नर्स रोगी को एनकरेज करती है कि हाथों की अंगुलियों और मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग भी करते रहें। ठीक है ना? स्पेशली जो प्रभावित भाग है लेफ्ट या राइट, स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं होंगे, स्पास्टिसिटी नहीं होगी, उसको रोक सकते हैं। जितना जल्दी संभव हो रोगी को बिस्तर से बाहर निकालने में मदद करेंगे, यानी आउट ऑफ बेड लेके जाएंगे, उसको घुमाएंगे फिराएंगे। ठीक है? उससे भी कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंशन हो सकता है, मसल्स वेस्टिंग रोक सकते हैं, और एक सक्रिय या एक्टिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। जब रोगी बैठने में सक्षम हो जाता है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकता है, तो उसे पर्सनल हाइजीन स्वयं मेंटेन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
इसी प्रकार जो हमने अभी डिस्कस किया कि होमोनिमस हेमी अनोपिया हो सकता है, मतलब एक साइड का विजुअल फील्ड लॉस हो सकता है, तो उस दौरान रोगी से हम जब सामने जाएंगे, कोई बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि जिस साइड का विजुअल फील्ड लॉस है उधर से अप्रोच नहीं करके जहाँ का विजुअल फील्ड प्रॉपर है वहां से अप्रोच करेंगे। ठीक है, अगर मान लो इस साइड का विजुअल लॉस है तो हम इधर से बोलते हुए उसके सामने जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये जो विजुअल फील्ड लॉस हुआ है, इस नुकसान की भरपाई के लिए हम रोगी को ये भी हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं कि जहां से भी आवाज आती है वहां आप अपना सिर घुमा लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आंखों का विजुअल फील्ड कम हो गया है। ठीक है ना, मतलब इतना दिख रहा है, तो आप इस प्रकार अगर मूव कर लेंगे अपने हेड को, तो आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जहाँ या उस जगह को जहाँ से साउंड आ रही है उसको देख सकते हैं। तो ये उसको सिखाना होता है कि ये इस रोग में, स्ट्रोक में ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार कमरे में प्राकृतिक या जो आर्टिफिशियल लाइट है उसको इंक्रीज करके, चश्मा का उपयोग करके भी हम उसके विजुअल जो विजन है उसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। स्ट्रोक के बाद रोगी भ्रम की स्थिति में जा सकता है, जो उसकी नीड्स है उसको कम्युनिकेट करने में असमर्थ हो सकता है और उसके कारण यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। इसलिए स्टेराइल टेक्निक के साथ इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन भी बहुत जरूरी है, ताकि वो यूरिन बेड पर पास ना करे। वॉइडिंग पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है और इसी पैटर्न और शेड्यूल के आधार पर यूरिनल और बेडपान रोगी को दिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि टिश्यू या जो स्किन है उसका ब्रेकडाउन की संभावना है, तो हम स्किन केयर प्रदान करेंगे, पोजीशनिंग, फ्रीक्वेंट पोजीशनिंग चेंज करेंगे और प्रेशर पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो ये लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पोजीशनिंग और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स के लिए पोजीशन चेंज और स्किन केयर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये पार्ट पूरा कवर होगा। नियमित रूप से पोजीशन चेंज का एक शेड्यूल बना लेते हैं कि फ्रीक्वेंटली लगभग यानी मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर तो चेंज होनी ही चाहिए पोजीशन ऐसे रोगियों के लिए। तो उस शेड्यूल के अनुसार ही हम काम करते हैं। मरीज के ठीक होने में परिवार के जो सदस्य हैं उनकी बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट लंबा चलता है। होम केयर, कम्युनिटी केयर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी हेल्थ एजुकेशन है, जो भी काउंसलिंग सेशंस हैं, उसमें परिवार के सदस्यों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे रोगी को भावनात्मक और शारीरिक तनाव में मदद कर सकें और जो कोपिंग मैकेनिज्म है उसको उपयोग करने के लिए हम उनको एनकरेज करेंगे। रोगी के परिवार, रोगी का और परिवार का जो हेल्थ एजुकेशन है उसका रिहेबिलिटेशन में बहुत महत्व है। डिस्चार्ज प्लानिंग के दौरान उसके ऊपर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। स्ट्रोक के कारण, फर्दर प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशंस और क्या होम केयर की जानी है उसके बारे में कंप्लीट एजुकेशन दी जाती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। वहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको एक बॉक्स दिखेगा, उसमें, उसको हम सर्च बॉक्स कहते हैं, वहाँ अपना टॉपिक डालें, जो भी आपको टॉपिक पे नोट्स चाहिए सर्च करें तो आपको फ्री में वो कंटेंट अवेलेबल होगा। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।